हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। घटना चक्र समान भूगोल का ये लेक्चर नंबर 30 है। और ये यूपीएससी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। इसको मैं पहले बता चुकी हूँ। एग्जाम जो है आरओ का लगभग दिसंबर में होने वाला है। और बीपीएससी एग्जाम या फिर यूपीएससी या कोई भी एग्जाम स्टेट लेवल का, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो या कोई भी हो, सबका एक कंपाइलेशन है। सब में इसमें सब इंक्लूड है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ इंक्लूड है। तो इसको आप जरूर करिएगा। तो अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि घटना चक्र तो चल ही रहा है, साथ में हमारा दूसरा चैनल है। उसमें हम करवा रहे हैं आपके लिए आरओ एआरओ का टेस्ट और यूपीएससी का टेस्ट 2024 के लिए, और बीपीएससी का टेस्ट जो कि 2030 में, सॉरी 2030 23 के 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो आपको उसका एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको। वेट। ये है हमारा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का टेस्ट। और एक और जो है ये जो इकोनॉमी इकोनॉमी का है। और मैंने करवा रखा है, लगभग चौथा टेस्ट है यूपीएससी आरओ का, हमारे चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप इस पे चले जाइए, आपको यूपीएससी का भी टेस्ट मिलेगा 2024 के लिए, और बीपीएससी का भी टेस्ट मिलेगा। और धीरे धीरे बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं, तो इसको एंजॉय करिए। इसको चैनल को प्लीज जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट करिए। टेस्ट बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको कैसे इवेलुएट करोगे। वहाँ पर टेस्ट देकर आप एक चीज देखोगे, घटना चक्र जितना पढ़ते हो ना, मैक्सिमम चीज वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और टाइम वेस्ट के इसलिए नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब फटाफट आप क्वेश्चन करिए और सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आज हम करेंगे भूगोल में जलमंडल मध्य को। तो जलमंडल मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा दो स्थल खंडों को अलग करती है, एशिया एवं उत्तर अमेरिका को। महाद्वीप को बेरिंग जो जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है उसको बेरिंग जलमंडल मध्य कहते हैं। यह रूस से 169 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित, रूस के सबसे पूर्वी भाग में से 168 डिग्री 5 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित, अलास्का के सबसे पश्चिमी भाग के बीच अवस्थित है। 92 किलोमीटर चौड़ी यह जल संधि उत्तर में चुकची सागर, जो आर्कटिक सागर का भाग है, के दक्षिण से स्थित बेरिंग सागर से जोड़ती है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जल संधि जिब्राल्टर है। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। डोवर जलमंडल इंग्लिश चैनल का उत्तरी सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोवर जलमंडल मध्य में इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय सुरंगें बनाई गई हैं। ये सुरंगें इंग्लैंड के फॉल्क स्टोन एवं फ्रांस के कैलाश को जोड़ती है, जो पाक जल संधि के भारत में तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पर देखेंगे अवस्थिति। तो मलक्का जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में है, ये इंडोनेशिया मलेशिया को अलग करता है, बीच अवस्थित है। और सुंडा जो है जावा सागर हिंद महासागर इंडोनेशिया में, और युकाटन मैक्सिको और कैरेबियन सागर को अलग करता है, सागर के बीच में है, और मैक्सिको का वह क्यूबा में है। ओरंटो जो है एड्रियाटिक सागर ओयोनियन सागर इटली और अल्बानिया है, और वाब बाव अल मंदेव लाल सागर एवं अदन की खाड़ी यमन व जिबूती में। और कुक है तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत सागर न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप में है। और मोजाम्बिक जो है चैनल हिंद महासागर मोजाम्बिक मेडागास्कर में है। नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर आयरलैंड व इंग्लैंड में है। टॉरिस जो है अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया व न्यूगिनी में है। बोसपोरस है काला सागर एवं मरमरा सागर, ये तुर्की में है। डेविस है बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड व कनाडा में है। और फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर संयुक्त राज्य अमेरिका व क्यूबा में है। मैगलन जो है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर चिली में है। और मकासर सार जो है जावा सागर एवं सेलिस बीच सागर इंडोनेशिया में है। और लुजोन जो है दक्षिण चीन सागर एवं एवं फिलीपींस सागर ताइवान लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। ततार जो है जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर रूस में है। और डोवर जो है उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल बीच इंग्लैंड व फ्रांस में है। और डेनमार्क जो है उत्तरी अटलांटिक सागर एवं ग्रीनलैंड सागर ग्रीनलैंड व आइसलैंड के बीच में है। पाक स्टेट है बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। बेरिंग जो है बेरिंग सागर एवं चुक्ची जो है ये रूस और अलास्का को अलग करती है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर जो है स्पेन और मोरक्को को। कोरिया जो है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर जापान और दक्षिण कोरिया को। और डॉर्डेन रीच एजियन सागर एवं मरमरा सागर तुर्की को। और बास जो है दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर को ऑस्ट्रेलिया जो है सीमा पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर जापान एवं दक्षिण कोरिया में है। सुगारू जो है जापान सागर एवं जापान प्रशांत सागर महासागर में है।
और फेवेक्स जो है प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर न्यूजीलैंड में है, और हडसन जो है अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर एवं हडसन की खाड़ी कनाडा में है। और बेले या इले जो है अटलांटिक महासागर और एन एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी कनाडा में है। हरमुज जो है ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी में ओमान व ईरान के बीच है। और लोम्बोक जो है जावा सागर हिंद महासागर इंडोनेशिया के बीच है। अगला हम करेंगे, अब प्रश्न करेंगे। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं होती हैं हिंद महासागर से और चीन सागर तक। और दूसरा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलमंडल को अधिक गहरा बनाकर, या सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जलमंडल के पार नई नहर खोलकर? ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भू संधि जलमंडल मध्य के पार नई नई नहर खोलकर भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौसंचालन समय और दूरी को अत्यधिक कम किया जा सकता है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? वो है जिब्राल्टर। और हरमुज जल संधि पाई जाती है, ये पाई जाती है भारत की खाड़ी तथा ओमान खाड़ी के बीच में। और पांचवा है, उत्तरी एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलमंडल मध्य अलग करता है वह कौन सा है? वो बेरिंग जलमंडल मध्य है। अगला है छठवां, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलमंडल मध्य कौन सा है? बेरिंग है। सुमेलित करना, जिब्राल्टर जल संधि वो किससे है? अफ्रीका व यूरोप को अलग करती है। मलक्का जल संधि कहाँ? तो ये जो है ये ये किसके मध्य है? मलक्का जल संधि मध्य है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। और बेरिंग जो है जो है ये है आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच। और हरमुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी की खाड़ी के बीच। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर दिया है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। और नौवा है, निम्नलिखित जलमंडलों मध्य में से किसी एक में निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को जोड़ती है, वो कौन सी है? डोवर जलमंडल मध्य है। अगला है, डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। और 11वां है, पाक पाक की खाड़ी किनके बीच है? तो वह है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। 12वां है, पाक जलमंडल मध्य किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और 13वां है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, वो ओमान से सीमा नहीं बनाती, बहरीन और इराक कुवैत से बनाती है। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बोथनिया की खाड़ी फ्रांस है। और बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना है। और कारपेंटेरिया की खाड़ी कनाडा है। टोकिन की खाड़ी वियतनाम है। तो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य अवस्थित है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और इंग्लैंड के मध्य। कारपेंटरिया की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। 15वां, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वह है बाब अल मंदेब संधि। और लोमबोक जलमंडल मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो वह है बाली और लोमबोक के बीच में। अब नहरों की बात करेंगे हम, नहरें कर लेंगे। तो स्वेज नहर मिस्र के सनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो 1869 में इसकी लंबाई 64 किलोमीटर थी तथा 2015 में इसकी लंबाई हो गई 193 किलोमीटर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 17 नवंबर 1969 को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। मिस्र ने 26 जुलाई 1956 को इस नहर को राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके दक्षिणी सिरे को स्वेज शहर से तेवफीक बंदरगाह, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के जलमंडल मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। स्टालिन नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। और सेंट लॉरेंस नहर महान झीलों से जुड़ा हुआ है। और उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में इस जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाजों का यातायात संभव हुआ है। जलपास पद्धति किस नदी, नहर या झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपास की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहां जल स्तर में अचानक परिवर्तन होता है। जलपास का उपयोग कर किसी भी नदी पर या नहर को आसानी से नौगम्य बनाया जा सकता है। पनामा नहर, डेन्यूब नदी तथा नारायण नदी में जलपास पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि सुएज नहर इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है।
सॉल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेकर सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। वोल्गा डॉन नहर रूस में स्थित है, जो वहां की दो मुख्य नदियों वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। सफेद सागर नहर रूस में स्थित, जो सफेद सागर तथा लेन ओनेगा को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर है, देश है और किस स्थिति है? लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य, ये स्वेज मिस्र। और पनामा है, पनामा नहर देश के किनारे नहर है, ये प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के मध्य है। वेलैंड जो है कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य है। और ईरी जो है, ईरी नहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ईरी झील एवं हडसन नदी के मध्य में है। सू जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सुपीरियर झील एवं हिरान झील के मध्य है। और कील जो है जर्मनी में है, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के मध्य है। और न्यू वाटर वे है जर्मनी में, उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के मध्य है। उत्तरी सागर है जर्मनी में, एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के मध्य है। गोटा है स्वीडन में, गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य। और वोल्गा डॉन है रूस में, स्टालिन ग्राड एवं रोस्टोव के मध्य। और अल्बर्ट है बेल्जियम में, एंटवर्प एवं लीग के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वेज नहर किनको जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। और दूसरा है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है कौन सा? पोर्ट सईद एवं तथा स्वेज। स्वेज नहर बनाने में भारत की पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नीचे दिए गए टुकड़ से सही तरह चयन करना है। तो इसमें ए आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। तो चौथा है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो वह है स्वेज नहर। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो वो आई है 7,000 किलोमीटर की। छह है, मुंबई में कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? अलेक्जेंद्रिया, स्वेज, पोर्ट सईद या बेनगाजी। तो वो है अलेक्जेंद्रिया। तो ये स्वेज से नहीं गुजरना पड़ेगा। और भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई से स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर की को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अतः विकल्प भी सही है। पनामा नहर जोड़ती है किसको? ये उत्तरी प्रशांत सागर और अंध महासागर को जोड़ती है। सू नहर जोड़ती है किसको? सू जोड़ती है सुपीरियर ह्यूरॉन को। और नौवां है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के रूप के निर्माण के लिए योजना बना रही है? तो वह है निकारागुआ। तो कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। और 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास पद्धति द्वारा किया जाता है? तो वो है प्रशंसा दिए गए बिल्कुल पनामा नहर, डेन्यूब नदी नदी तथा राइन नदी जलपास पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्वेज नहर इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो है लुडविग्स नहर। और ये मिलान करना है, कील नहर किसको जोड़ती है? तो कील नहर जोड़ती है एल्ब ज्वारमुद ज्वारनमुद व बाल्टिक सागर को। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर एवं ह्यूरॉन को। और पनामा किसको जोड़ती है? पनामा जो जोड़ती है वो जोड़ती है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। स्वेज जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इस तरह से एक मिनट, पन्ना स्वेज जो है ये अटलांटिक और महासागर प्रशांत महासागर जोड़ती है। पनामा जो है ये जोड़ती है, पनामा जोड़ती है स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और इसको सही है। अगला है, पनामा जोड़ती है अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर, स्वेज भूमध्य सागर लाल सागर, सही है। अगला है, विश्व के प्रमुख बांध। तो विश्व के प्रमुख बांध है, तो बांध एक अवरोधक है जिसके द्वारा जल की सतह को रोककर जलाशय को निर्माण किया जाता है, मतलब जिससे बाढ़ होना है, उसका उपयोग निर्माण में किया जा सके। इस जलाशय के माध्यम सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ब्राजील और पराग्वे दोनों दक्षिण अमेरिका की सीमा पर प्रवाहित पराना नदी पर ब्राजील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित इतेपू बांध ब्राजील एवं पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। इसकी ऊंचाई 196 मीटर तथा लंबाई जो 7,919 मीटर है। आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र में स्थित होता है। इसकी निर्माण जो होता है नील नदी पर किया जाता है। इससे सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं और जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। इसका निर्माण 1960 में शुरू किया गया था। इसकी ऊंचाई 111 मीटर है और चौड़ाई 3,320 फीट है। हुबर बांध जो कभी बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता है, अमेरिका राज्य में एरिजोना और नेवादा के बीच सीमा कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन पर अवस्थित है। करीबा बांध जो है विश्व की के बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, जो जाम्बेजी नदी और जाम्बिया के जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा बना बना है।
नूरेक बांध का निर्माण ताजिकिस्तान में बख्श नदी पर किया गया है। यह बांध ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 75 किलोमीटर पूर्व अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। ग्रैंड कूली बांध जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया नदी पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 550 फीट है। और कोहोरा बासा जो है ये अफ्रीका की मोजाम्बिक और जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। कुरेबा बांध जो है जापान में स्थित आर्क बांध है। यह कुरेबा नदी पर अवस्थित है। ओकोसोम्बो बांध जो है ये वोल्टा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये वोल्टा नदी पर घाना अफ्रीका में स्थित है। और ग्रांडे डिक्सेंस बांध जो है स्विट्जरलैंड डिक्सेंस नदी पर स्थित है। और इंगूरी बांध जो है जॉर्जिया इंगूरी नदी पर स्थित है। एक जल विद्युत परियोजना है। वेंजेंट बांध जो है इटली में बेंजर्ट नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 262 मीटर है। ओरोविले बांध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में फीडर नदी पर स्थित है। और जियो अवान बांध जो है चीन और मेकांग नदी पर किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं रोगू जो 300 इतनी फीट मतलब 335 ऊंचा मीटर में है ऊंचाई में। और ताजिकिस्तान में है। सुवांग जियांग कोउ जो चीन में है। जिनपिंग फर्स्ट जो है ये भी चीन में है। नुरेक जो ताजिकिस्तान में है। लियांग हेकोउ जो है चीन में है। जियाओ ओवन ओवान चीन में है। और जिलू युदू जो है ये भी चीन में है। ग्रांडे डिक्सेन जो स्विट्जरलैंड में है। और बाई हेतान जो है चीन में है। बख्तियार जो है ईरान में है। और दिया मेर भाषा जो है पाकिस्तान में। इंगूरी जो है जॉर्जिया में। यूसुफ एली जो है तुर्की में है। मैन्युअल मोरेनो टॉरेंस जो है मेक्सिको में है। और नियो जादू चीन में है। और टिहरी जो है भारत में है। अब पहला क्वेश्चन है पराना नदी पर निर्मित तेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो है ब्राजील और पराग्वे। और दूसरा क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है जियाओजू पहाड़ी में। और ये मिलान करना नदी कोलोरेडो दामोदर नील नदी जाम्बेजी नदी। इसको कहाँ कहाँ मतलब क्या कहते हैं बांध कौन सा है? कोलोरेडो पर बांध कौन सा है? वो है हुबर बांध। दामोदर पर बांध है पंचेत हिल। और नील पर बांध है ओसवान का बांध। और जम्बेजी पर करीबा बांध। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर देखिए। कोलोराडो हुबर और दामोदर पंचेत हिल। और नील आसवान और जाम्बेजी करीबा। करीबा बांध निर्मित कहाँ पे है? जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। और अगला करेंगे हम आसवान बांध स्थित है कहाँ पर? ये मिस्र में स्थित है। और जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण प्रारंभ किया था वो स्थान कौन सा है? वो है जांग मऊ है। और ये है बांध और यह नदियां। तो ग्रैंड कूली जो है देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ग्रैंड कूली जो है कोलंबिया। हुबर जो है ये हुबर बांध जो है बॉर्डर बांध के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका राज्यों में एरिजोना नेवादा की सीमा के बीच है। तो और इसमें नदी जो जाती है कोलोरेडो नदी है। तो ये गलत है। कोलोरेडो नदी है। नुरेक वक्त है। कोहरा बजम्बेजी ये सही है। और प्रवाल भित्ति की बात करें तो मतलब सागरी रूप में प्रवाल भित्तियों में अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षा रैन फॉरेस्ट और ऑफ द ओशियन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ का निर्माण सागरी जीव मूंगे और कोरल पालिप के अस्थि पंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। तो प्रवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक कर्क और मकर रेखा के मध्य किसी द्वीप या स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों में क्षेत्रों में अंतर सागरी चबूतरों पर होता है। कोरल रीफ जो है इस महासागरीय क्षेत्रों में 0.2% क्षेत्रफलों को आच्छादित करते हैं। लेकिन कुल समुद्री प्रजातियों का कम से कम 25% भाग यही प्राप्त होता है। और जंतु प्रवाल जिसे पॉलिप कहते हैं अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है। इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप शैवाल रहती है। तो जुक्सांथ लाई जो शैवाल जो है कहते हैं इसे शैवाल द्वारा संश्लेषित भोजन से प्रवालों का आहार प्राप्त होता है। जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल इन शैवालों को अपने शरीर में निष्कासित कर लेते हैं। और शैवालों के निकल जाने के कारण प्रवाल श्वेत रंग के हो जाते हैं। इसे प्रवाल विरंजक कहते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। अब क्वेश्चन करेंगे कोरल रीफ का जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के तट में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह है क्वींसलैंड के तट पर। और निम्नलिखित कथन पर विचार करना विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं। तो कौन सा सही है? तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगला है अड्डू जो प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो वह है भारतीय महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इसमें देखेंगे नाइट्रोजन जो है वो 78% है। ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है। आर्गन जो है 0.993% है। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0404।
7 और नियान जो है ये है 0.001। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन-कौन से गैस इसमें है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, ज़ीनॉन है। तो वायुमंडल में भारी गैसें निचले भाग तथा हल्की गैसें ऊपर भाग में पाई जाती हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल 20 किलोमीटर ऊंचाई तक और नाइट्रोजन जो 6 किलोमीटर तक, हाइड्रोजन 25 किमी तथा ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो वायुमंडल का स्तरीकरण देखेंगे, ये पर है थर्मोस्फियर है, ये मीजोस्फियर है, मीजोस्फियर है, मीज़ोपॉज़ है। तो ये है देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर है और ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोपॉज़ है यहाँ पर। ये दोनों के बीच में स्ट्रेटोपॉज़ है और इन दोनों के बीच में मीज़ोपॉज़ है। तो क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर क्या है? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। मौसम की प्राय सभी घटनाएँ बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन आदि तूफान सब कुछ क्षोभमंडल में होता है। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री की दर से तापमान में कमी आती है। तापमान की गिरावट की दर को तापमान का सामान्य पतन नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ग्रीष्म काल में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में क्षोभमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम जबकि विषुवत रेखा पर अधिक होती है। नासा के अनुसार क्षोभमंडल की ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर, वहीं इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी जाती है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज, लियोन फिलिप टीजरेंस की डी बोर्ड ने वायुमंडल की परतों में बांटा है। उन्होंने निचली परत को ट्रोपोस्फियर और ऊपरी परत को स्ट्रेटोस्फियर नाम दिया है। और स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? समताप मंडल पृथ्वी के मंडल की दूसरी प्रमुख परत है और ये क्षोभ मंडल तथा मध्यमंडल के बीच अवस्थित है। और समताप मंडल का विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है। समताप मंडल पर बहुत ही शुष्क तथा यहाँ की वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाओं के नाप के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए निचली समताप मंडल को उड़ान भरने हेतु आदर्श मानते हैं। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट को रोकती है। ये वायुमंडल की संरचना वायुमंडल, आयनन मंडल और तापमान देख लीजिए 1000 से अधिक होती है वायुमंडल में और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है मध्यमंडल से वायुमंडल में। और यहाँ समताप मंडल से मध्यमंडल में ये तापमान क्या होगा, 0 डिग्री ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। और ये देखेंगे ये डिग्री के ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यहाँ पर नीचे आने पर तापमान घटेगा, ऊपर जाने पर तापमान बढ़ेगा। मध्य मेसोस्फीयर का मध्यमंडल का विस्तार धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस मंडल में नक्टिल्यूसेंट बादलों तथा निषादित बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनी प्रक्रिया द्वारा उस ऊपर कही गई आर्द्रता के सहयोग से संग्रहण होने से होता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है और मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान माइनस से 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। और देखेंगे थर्मोस्फियर क्या होता है, तो मध्यमंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को थर्मोस्फियर कहते हैं। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर इन मंडल को दो मंडलों में विभाजित किया जाता है, आयनन मंडल और बहिर्मंडल। और आयन मंडल और आयन मंडल क्या होता है, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। इस मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतों का निर्धारण किया जाता है। डी परत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है और ई परत केंद्रीय हेविसाइड परत भी कहा जाता है। ये उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परिवर्तन पृथ्वी पर भेजती है। इस प्रकार यफ परत तथा जी परत भी आयन मंडल के भाग हैं। यफ परत को एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की होने वाली घटनाएं हैं। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर क्या होता है, आयनन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं। इस मंडल में कोई सीमा संचार उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में विषुवत रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। यह अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह आवश्यक उपस्थित होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों के मिश्रण बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल मुख्यतः पाई गई है क्या, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और दूसरा है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो वह है नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है, तो वह है नाइट्रोजन। और दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का अनुक्रम क्या है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनन मंडल।
अगला है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन-सी है? तो सबसे निचली है ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की 4 परतें हैं, आयनमंडल, मंत्रिमंडल, समताप मंडल, क्षोभमंडल। तो ये जो है इसको क्या लगाना है? सही अवरोही क्रम में, तो सीधे सभी के सभी अवरोही क्रम में हैं। मतलब ऊपर से सबसे ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं। तो ये है अधिकांश मौसम गतिविधि जिस वायुमंडलीय परत में होती है वो कौन-सी है? तो वो क्षोभमंडल में होती है। तो समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ओजोन परत अवस्थित कहाँ पर है? समताप मंडल में स्थित है। और सूरज से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन सुरक्षा करता है? जीवन को सुरक्षित ओजोन परत है। और अगला क्वेश्चन है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी किरण को रोकना। और 12वां है ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह पर 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत पर। 13वां है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो वह है आयनन मंडल आयनोस्फीयर का। 14वां है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो वह है आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित करा जाता है, वह है आयन मंडल का। 16वां वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो वह है आयन मंडल। और संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो वह है बहिर्मंडल में। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के लिए सुमेलित सही है? तो वह सही है क्षोभमंडल मौसमी घटनाओं के लिए, समताप मंडल ओजोन परत के लिए, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडिएशन तरंगों के लिए। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। चौथा गलत है, मध्यमंडल ध्रुवीय ज्योति के लिए ये गलत है। अगला सूर्यातप एवं तापमान करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट को एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।